हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का पूरा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यानी इससे पहले जितने भी क्लास 11th का वीडियो आया है दोस्तों, उन सभी में से मिला करके 111 क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर था डिमिलिटाराइज्ड जोन। और आज का पहला सवाल, सुमेरियन सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया। अगला सवाल है, लेखन की शुरुआत सबसे पहले किस सभ्यता में हुई थी। राइट आंसर है मेसोपोटामिया। अगला सवाल है, कीलाक्षर जिसको क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, यह लिपि किस सभ्यता में उपयोग की जाती थी। राइट आंसर है मेसोपोटामिया। अगला सवाल है, सुमेरियन सभ्यता में सबसे प्राचीन शहर कौन सा था। इसका राइट आंसर है उरुक। उरुक बहुत ही प्राचीन था। अगला सवाल है, किस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। इसका राइट आंसर है टिग्रिस और यूफ्रेटिस। इसी का नाम होता है दोस्तों दजला और फर्रात। अगला सवाल है, सुमेरियन सभ्यता में कौन सी वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग की जाती थी। राइट आंसर है अनाज। यानी दोस्तों सुमेरियन सभ्यता में एक सिस्टम था कि अनाज के बदले अनाज मिलता था। यानी किसी को गेहूं की जरूरत है और किसी के पास चावल है तो चावल दे करके गेहूं ले सकता था। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के किस शहर में प्रसिद्ध जिगुरात मंदिर स्थित था। इसका राइट आंसर है उर। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में पहली लिखित संहिता किसके द्वारा बनाई गई थी। इसका राइट आंसर है हम्मुराबी। यानी मेसोपोटामिया में एक राजा होते हैं हम्मुराबी, वही एक कानून बनाते हैं जिसको हम्मुराबी कोड भी कहा जाता है। यानी कोड ऑफ हम्मुराबी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सुमेरियन सभ्यता में लेखन किस कार्य के लिए सबसे पहले उपयोग में लाया गया। इसका राइट आंसर है व्यापार और प्रशासन। अगला सवाल है, सुमेरियन सभ्यता के लोग मिट्टी की गोलियों पर लेखन करते थे, इसे क्या कहा जाता था। राइट आंसर है क्ले टैबलेट्स। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में किसे पहली सच्ची शहरी सभ्यता माना जाता है। राइट आंसर है सुमेर। यानी मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन सभ्यता थी सुमेर। अगला सवाल है, सुमेरियन सभ्यता में राजा का क्या मुख्य कार्य होता था। इसका राइट आंसर है कानून बनाना और शासन करना। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते थे। राइट आंसर है दीवारें। यानी इस तरीके से किला होता था दोस्तों और बड़ा सा एक दीवार बनाया जाता था ताकि बाहरी लोग अटैक ना कर सके। अगला सवाल है, किस नदी प्रणाली के कारण मेसोपोटामिया में कृषि का विकास हुआ। राइट आंसर है टिग्रिस और यूफ्रेटिस। इसी को ही दजला और फरात नदी कहते हैं। अगला सवाल है, सुमेरियन मंदिरों को क्या कहा जाता था। राइट आंसर है जिगुरात। अगला सवाल है, हम्मुराबी की संहिता किस भाषा में लिखी गई थी। राइट आंसर है अक्कादी। अगला सवाल है, सुमेरियन समाज में सबसे निम्न स्तर के लोग कौन थे। राइट आंसर है दास। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग कौन से कालखंड में रहते थे। राइट आंसर है कांस्य युग। और वहीं भारत में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता भी कांस्य युगीन से ही संबंधित है। अगला सवाल है, रोम का साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। राइट आंसर है एशिया, यूरोप और अफ्रीका। यानी यह तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। अगला सवाल है, रोम का पहला सम्राट कौन था। राइट आंसर है अगस्टस। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो महीना है दोस्तों, इसी में एक है अगस्त। अगस्त का जो महीना है अगस्तस के नाम पर ही रखा गया है। अगला सवाल है, पैक्स रोमाना का क्या अर्थ है। राइट आंसर है रोमन शांति। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पैक्स रोमाना का अर्थ है रोमन शांति। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार के दौरान किस सम्राट के अधीन रोम की सीमा सबसे अधिक थी। राइट आंसर है ट्रोजन। यानी एक शासक होते हैं ट्रोजन, वही रोमन साम्राज्य का क्षेत्र को पूरा विस्तार करते हैं। अगला सवाल है,
रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है बीजांटीन साम्राज्य, जो कि आज का इस्तांबुल है। यह दोस्तों तुर्की में पड़ता है। अगला सवाल है, रोम के पतन का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है जर्मनिक जनजातियों के आक्रमण। अगला सवाल है, रोम की सभा किसे कहा जाता था? राइट आंसर है सीनेट। जिस तरीके से दोस्तों भारत में पार्लियामेंट है, उसी तरीके से रोमन साम्राज्य में एक सभा हुआ करती थी, उसी को ही बाद में सीनेट कहा गया है। अगला सवाल है, रोम में नागरिक कानून संहिता का सबसे प्रसिद्ध रूप क्या था? राइट आंसर है कॉर्पस जूरिस सिविलिस। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम से किस शहर में स्थानांतरित की गई थी? राइट आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज इसका नाम बदल करके इस्तांबुल हो गया है। अगला सवाल है, रोम की सेना के प्रमुख विभाजन को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है लीजन। इसको लीजन कहा करते थे और इसमें एक लीजन में 5000 सैनिक हुआ करते थे। अगला सवाल है, ट्रोजन कॉलम किसके शासनकाल की उपलब्धियों को दर्शाता है? राइट आंसर है ट्रोजन। अगला सवाल है, बाइजेंटीन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सम्राट कौन था? राइट आंसर है जस्टिनियन। अगला सवाल है, रोम में किसानों के संघर्षों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है पैट्रिशियन और प्लेबियन का संघर्ष। अगला सवाल है, रोम का सबसे प्रसिद्ध गुलाम विद्रोह कौन सा था? राइट आंसर है स्पार्टाकस का विद्रोह। अगला सवाल है, रोम के किस सम्राट ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया? राइट आंसर है कॉन्स्टेंटाइन। इन्हीं के नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम रखा गया था, जो कि बाद में उसको बदल करके इस्तांबुल कर दिया गया। अगला सवाल है, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल। अगला सवाल है, बाइजेंटीन साम्राज्य ने किस प्रमुख इमारत का निर्माण करवाया जो आज भी महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है हागिया सोफिया। दोस्तों आपको बता दें कि यह एक चर्च हुआ करता था, बाद में इसे म्यूजियम बनाया गया और आज यह एक मस्जिद के रूप में स्थापित है। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य के किस सम्राट ने साम्राज्य के पतन के समय इसे 2 भागों में विभाजित किया? राइट आंसर है डियोक्लेशियन। अगला सवाल है, रोम का पतन कब हुआ था? राइट आंसर है 476 ईस्वी में। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है चंगेज खान, जो कि 1206 में करते हैं। अगला सवाल है, चंगेज खान का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर है दोस्तों तेमोजिन। चंगेज खान का बचपन का नाम तेमोजिन था। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य किस क्षेत्र में उभरा था? इसका राइट आंसर है मंगोलिया के स्टेपी, यानी मंगोलिया में एक स्टेपी घास का मैदान होता है दोस्तों, उसी क्षेत्र में मंगोल साम्राज्य उभरते हैं। अगला सवाल है, चंगेज खान ने किस वर्ष मंगोल साम्राज्य की स्थापना की? इसका राइट आंसर है 1206 में और 1227 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किस सम्राट के अधीन हुआ? इसका राइट आंसर है कुबलई खान। कुबलई खान चंगेज खान के पोते होते हैं और वही चीन के अन्य क्षेत्रों में और उसके बाद एशिया के भी अन्य क्षेत्रों में पूरे साम्राज्य को फैला देते हैं। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य का विभाजन चंगेज खान की मृत्यु के बाद कितने भागों में हुआ था? इसका राइट आंसर है 4। दोस्तों आपको बताए थे कि मंगोल साम्राज्य में जो चंगेज खान होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके 4 पुत्रों में पूरा साम्राज्य बढ़ जाता है। अगला सवाल है, मंगोलों ने युद्ध में किस प्रकार की रणनीति अपनाई? राइट आंसर है तीर अंदाजी और घुड़सवारी, यानी उन लोगों के हाथ में तीर होता था और वह सभी के सभी घुड़सवार होते थे। अगला सवाल है, चंगेज खान के शासनकाल के दौरान मंगोल सेना का प्रमुख अंग क्या था? इसका राइट आंसर है घुड़सवार सेना। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर है आंतरिक संघर्ष। दोस्तों आपको बता दें कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद
उनके चारों बेटों में पूरे साम्राज्य को बांट दिया जाता है, लेकिन बाद में कई वर्षों बाद वे लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद स्वतः ही मंगोल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला सवाल है, मंगोलों के शासनकाल में कौन सी सड़क व्यापार और संचार के लिए महत्वपूर्ण थी? इसका राइट आंसर है सिल्क रोड, जिसको रेशम मार्ग भी कहा करते थे। यह दोस्तों रोमन साम्राज्य से भी पुराना मार्ग था, जो कि रोम से लेकर के चीन तक आता था। बाद में वही चीन से लेकर के मंगोलिया का एक शहर है काराकोरम, वहां तक चंगेज खान खींच देता है। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य के किस शासक ने चीन पर विजय प्राप्त कर युआन वंश की स्थापना की? इसका राइट आंसर है कुबलाई खान। कुबलाई खान खास करके चीन के क्षेत्र में होते हैं और वहीं पर युद्ध करके कुछ क्षेत्रों को जीत करके वहां पे युआन वंश की स्थापना कर देते हैं। अगला सवाल है, मंगोलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका राइट आंसर है काराकोरम। दोस्तों आपको बता दें कि मंगोलिया में एक शहर है काराकोरम, वहीं पर मंगोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला सवाल है, मंगोलों ने किस सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बनाए थे? राइट आंसर है चीनी, यानी चीन लोगों के साथ इनका बहुत अच्छा व्यापार चलता था। अगला सवाल है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है 1227। अगला सवाल है, चंगेज खान के समय मंगोलों का प्रमुख धर्म कौन सा था? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी मंगोल लोग बौद्ध धर्म को माना करते थे। अगला सवाल है, 3 वर्गों की व्यवस्था किस मध्ययुगीन समाज में थी? इसका राइट आंसर है मध्ययुगीन यूरोप। यहाँ पे दोस्तों 3 वर्ग में लोग बटे हुए थे। पहले थे पादरी, दूसरे थे कुलीन या सामंत और तीसरे थे किसान। अगला सवाल है, मध्ययुगीन यूरोप में समाज में पहले वर्ग के अंतर्गत कौन आते थे? राइट आंसर है पादरी। अगला सवाल है, मध्ययुगीन यूरोपीय समाज में दूसरे वर्ग में कौन आते थे? राइट आंसर है सामंत या कुलीन। दोस्तों आपको बता दें, मध्ययुगीन काल में लोग 3 वर्ग में बटे हुए थे। पहला था पादरी, दूसरा में था सामंत या कुलीन और तीसरे में थे किसान। सामंत का काम होता था राजा का सेवा करना और किसानों से टैक्स वसूल करके राजा तक पहुंचाना। अगला सवाल है, मध्ययुगीन यूरोप में तीसरे वर्ग के अंतर्गत कौन आते थे? राइट आंसर है किसान। अगला सवाल है, यूरोप में सामंती व्यवस्था के दौरान कौन प्रमुख शक्ति थी? राइट आंसर है सामंत, यानी राजा सामंत को पूरा का पूरा पावर दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे शासन करें, जिससे सामंत बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगता है और किसानों से टैक्स वसूल करके राजा तक पहुंचाने लगता है। अगला सवाल है, मध्ययुगीन यूरोप में सर्फ कौन थे? इसका राइट आंसर है बंधुआ किसान। दोस्तों मध्ययुगीन काल में 2 तरह के किसान हुआ करते थे, एक थे स्वतंत्र और दूसरे थे बंधुआ। बंधुआ लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं था, वे लोग सामंत के अधीन रहकर काम किया करते थे। लेकिन दूसरे थे स्वतंत्र, जो कि कभी काम करते और कभी नहीं करते थे। अगला सवाल है, मध्ययुगीन यूरोप में पादरी वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर है धार्मिक शिक्षा और पूजा पाठ करना, जो कि खास करके चर्च में हुआ करता था। अगला सवाल है, सामंती व्यवस्था में शूरवीरों की क्या भूमिका थी? इसका राइट आंसर है युद्ध में लड़ना। दोस्तों आपको बता दें कि वहां पे 3 वर्ग था, पादरी, कुलीन वर्ग और तीसरा था किसान। किसान में से जो योद्धा टाइप के होते थे उन लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया जाता था और वही लोग युद्ध में लड़ा भी करते थे। अगला सवाल है, चरवाहे समाज किस वर्ग से जुड़ा था? राइट आंसर है किसान। अगला सवाल है, मध्ययुगीन यूरोप में 3 वर्गों की व्यवस्था का कौन सा प्रमुख धर्म समर्थन करता था? इसका राइट आंसर है ईसाई धर्म। अगला सवाल है, मनोरियल सिस्टम क्या था? इसका राइट आंसर है कृषि उत्पादन की एक व्यवस्था। अगला सवाल है, शूरवीरों को समाज में कौन सी उपाधि दी जाती थी? राइट आंसर है वासल। अगला सवाल है, द मोटे दी ऑर्थर किस शूरवीर की कथा पर आधारित है? राइट आंसर है राजा आर्थर। अगला सवाल है, पुनर्जागरण आंदोलन का उदय किस देश में हुआ था? राइट आंसर है इटली। अगला सवाल है, पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है?
राइट आंसर है पुनः जागृति, यानी अतीत के बारे में जानना और उसके बारे में रिसर्च करना। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? राइट आंसर है मोनालिसा। दोस्तों आपको बता दें, मध्ययुगीन काल में लियोनार्डो दा विंची के द्वारा एक चित्र बनाया जाता है जो कि मोनालिसा की होती है। यह चित्र एक महिला की है दोस्तों। आप इस चित्र को किसी भी साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मोनालिसा आप ही को देख रही है। अगला सवाल है, पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा शहर था? राइट आंसर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस इटली का एक प्रसिद्ध नगर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल के महान लेखक थे? राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के दौरान किस वैज्ञानिक ने सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया? राइट आंसर है निकोलस कॉपरनिकस। दोस्तों आपको बता दें कि इस सिद्धांत के वजह से इनको फांसी दी गई थी, क्योंकि उस समय पोप का ही शासन चला करता था। यानी पोप कहते थे कि दुनिया में जितना भी चीज है वह सब ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए पृथ्वी भी स्थिर है। लेकिन कॉपरनिकस कहते हैं कि पृथ्वी अस्थिर नहीं बल्कि घूम रही है, जिसके वजह से पोप के द्वारा इनको फांसी दे दिया जाता है। अगला सवाल है, माइकल एंजेलो की कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति पुनर्जागरण काल की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है? राइट आंसर है डेविड। अगला सवाल है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है जोहान्स गुटेनबर्ग। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के समय किस आंदोलन ने धार्मिक सुधारों की शुरुआत की? राइट आंसर है प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। दोस्तों आपको बता दें कि ईसाई धर्म दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पुराने विचार के हैं और प्रोटेस्टेंट नए विचार के हैं। अगला सवाल है, पुनर्जागरण कला की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? राइट आंसर है यथार्थवाद और मानवीय रूपों का चित्रण। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर ने किस वर्ष अपनी 95 थीसिस यानी 95 एक पुस्तक है दोस्तों, चर्च के दरवाजे पर कब लगाई गई थी? राइट आंसर है 1517। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध चित्रकार राफेल का कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? राइट आंसर है स्कूल ऑफ एथेंस। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल के दौरान किसने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी? राइट आंसर है मैकियावेली। अगला सवाल है, पुनर्जागरण की शुरुआत को इतिहासकार किस युग से जोड़ते हैं? राइट आंसर है अंधकार युग। दोस्तों अंधकार युग में पोप का ही शासन चला करता था। उस समय जो पोप कहते थे वही लोग मानते थे, इसीलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि उस समय पोप कहा करते थे कि अगर किसी को नौकरी लेना है तो कैंडल जलाओ, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लोग कितने अंधभक्त की तरह पूजा करते थे, इसीलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक मार्टिन लूथर के प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का प्रमुख घोषणा पत्र मानी जाती है? राइट आंसर है 95 थीसिस। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के समय किस विद्वान ने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर है थॉमस मुर। अगला सवाल है, मार्टिन लूथर का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है कैथोलिक चर्च की प्रथाओं का सुधार। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? राइट आंसर है ईसाई धर्म का विभाजन। यानी प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन कैथोलिक विचारधाराओं को तोड़ने के लिए लाया जाता है, इसीलिए ईसाई धर्म बाद में दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला होता है कैथोलिक और दूसरे हो जाते हैं प्रोटेस्टेंट। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल के किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का निर्माण किया था? राइट आंसर है गैलीलियो। अगला सवाल है, पुनर्जागरण के समय किस कला रूप ने मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को चित्रित किया? राइट आंसर है चित्रकला। अगला सवाल है, पुनर्जागरण काल में संगीत की कौन सी शैली प्रमुख थी?
इसका राइट आंसर है बारोक। अगला सवाल है, मूल निवासियों का विस्थापन किस मुख्य कारण से हुआ? इसका राइट आंसर है यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण। यानी उत्तर अमेरिका में यूरोप के लोग आते हैं और वहां पे व्यापार करने लगते हैं, जिसके वजह से वहां पे मूल निवासी जो होते हैं उन लोगों का विस्थापन किया जाता है। अगला सवाल है, यूरोपियों के आगमन से पहले उत्तरी अमेरिका में प्रमुख जनजातियों में कौन शामिल थी? इसका राइट आंसर है चेरोकी और इरोक्वाय। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका में कई अन्य जनजाति रहती थी, लेकिन जो प्रमुख थे वो थे चिरोकी, इरोक्वे और सियोक्स और अपाचे। ये कुछ जनजाति होते हैं। अगला सवाल है, रेड इंडियंस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए। अगला सवाल है, किस संधि के तहत अमेरिका में मूल निवासियों की भूमि पर कब्जा कर उन्हें आरक्षित क्षेत्रों में भेजा गया? राइट आंसर है ग्रेनविले की संधि, जो कि होती है 1795 में। अगला सवाल है, ट्रेल ऑफ टीयर्स क्या था? इसका राइट आंसर है मूल निवासियों का जबरन विस्थापन। यानी उन लोगों को जबरदस्ती वहां से अलग करके दूसरे स्थान पर भेजा जाता है ताकि यूरोप वाले वहां पे अच्छे से बिजनेस को कर सके। इसी को कहा जाता है ट्रेल ऑफ टीयर्स। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है माओरी। यानी ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल और उत्तर अमेरिका में रेड इंडियंस, उसी तरीके से न्यूजीलैंड में माओरी होते हैं जो कि वहां के मूल निवासी होते हैं। अगला सवाल है, यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन के बाद मूल निवासियों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर था रोग। यानी वहां पे एक रोग फैल गया था जिसकी वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वहां पे जनसंख्या घट जाती है। अगला सवाल है, अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाई गई कौन सी नीति ने मूल निवासियों को उनके पारंपरिक जीवन से अलग कर दिया? इसका राइट आंसर है आरक्षण नीति, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी। इसी पॉलिसी के तहत उन लोगों को अलग करके रखा जाता है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में मूल निवासियों के लिए संघर्ष और हिंसा सबसे अधिक थी? राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। यानी दोस्तों आपको बता दें कि यूरोप वाले उत्तर अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, भारत में भी आते हैं और न्यूजीलैंड में भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर संघर्ष होता है तो वह होते हैं उत्तर अमेरिका के। अगला सवाल है, अमेरिकी सरकार द्वारा पारित कौन सा अधिनियम ट्रेल ऑफ टीयर्स की घटना के लिए जिम्मेदार था? इसका राइट आंसर है इंडियन रिमूवल एक्ट, जो कि 1830 में आता है। इसी एक्ट के माध्यम से उन लोगों को वहां से हटाकर किसी और अन्य स्थान पर रखा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर अमेरिका में मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है इंडियन, इसका मतलब भारत नहीं है, इसका मतलब है रेड इंडियन। अगला सवाल है, डावेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है मूल निवासियों की भूमि का निजीकरण। अगला सवाल है, यूरोपियों के आगमन से पहले ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन सी तकनीक का उपयोग करते थे? राइट आंसर है वह पत्थर और औजार का उपयोग करते थे। अगला सवाल है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या था? राइट आंसर है पश्चिम की ओर विस्तार का औचित्य। अगला सवाल है, किस संधि ने न्यूजीलैंड में ब्रिटिश और माओरी के बीच समझौते का आधार रखा? राइट आंसर है विटांगे की संधि, जो कि 1840 में आती है। इस संधि के बाद न्यूजीलैंड में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और माओरी जनजातियों के बीच एक समझौता हो जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल्स को वोट देने का अधिकार मिला? इसका राइट आंसर है 1962। यानी 1962 से पहले उन लोगों को वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं था। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है अमेरिकी मूल निवासियों की संस्कृति और इतिहास का संरक्षण। अगला सवाल है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है दोस्तों तकनीकी का विकास। यानी आधुनिकीकरण के बाद नए नए टेक्नोलॉजी आए, उसके बाद कोई भी काम आसान हो गया। अगला सवाल है, 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी ताकतों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष कहां हुआ था? राइट आंसर है एशिया में।
अगला सवाल है 19वीं सदी में जापान में किस सुधार ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया? इसका राइट आंसर है मेजी सुधार। यानी मेजी सुधार आते हैं 1868 में, जिसके बाद जापान तेजी से विकास करने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जापान में 1868 में मेजी सुधार की शुरुआत हुई, जिससे पश्चिमी शैली के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के जरिए जापान का आधुनिकीकरण हुआ। अगला सवाल है जापान ने पश्चिमी देशों की ताकत को पहचानने के बाद किस सिद्धांत को अपनाया? इसका राइट आंसर है सैन्य आधुनिकीकरण। यानी वह अपने सेना को मजबूत किया। अगला सवाल है औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ा संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ? इसका राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। जिस तरीके से भारत में महात्मा गांधी होते हैं, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला होते हैं, जो कि वहां पे आंदोलन करते हैं और उसे जीत दिलाते हैं। अगला सवाल है रूस में 1917 की क्रांति के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसका कारण था दोस्तों आर्थिक असमानता, कमजोर सरकार और साम्राज्यवाद। यानी इस प्रकार सभी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चीन में 1911 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? इसका राइट आंसर है साम्राज्य का पतन। दोस्तों आपको बता दें कि 1911 से पहले चीन में मंचू राजवंश थे, लेकिन 1911 में क्रांति होती है, जो कि वहां पे अलग अलग नेता होते हैं। जिस तरीके से इसमें से प्रमुख थे डॉक्टर सन यात सेन, माओ त्से तुंग, चियांग काई शेक। ये लोग मिल करके वहां पे आंदोलन करते हैं और इसका पतन कर देते हैं। यानी मंचू राजवंश का पतन करके चीन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला सवाल है किस युद्ध ने जापान को एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में विस्थापित किया? इसका राइट आंसर है रूस जापान युद्ध, जो कि 1905 में होता है। रूस और जापान में युद्ध हो जाता है, जिसके बाद जापान मजबूत देश बन के उभरता है। अगला सवाल है माओ त्से तुंग ने किस सिद्धांत का पालन करके चीन में साम्यवादी क्रांति की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है मार्क्सवाद लेनिन। दोस्तों आपको बता दें कि माओ त्से तुंग एक लाइब्रेरी में काम करते थे और वहीं पर मार्क्सवाद की किताबों का अध्ययन करते थे। उनको किताबों को पढ़कर अपने जीवन में उसका उपयोग भी किया करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि चीन में मार्क्सवाद और लेनिनवाद लाने का कार्य माओ त्से तुंग करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक शब्द होता है माले, यानी माँ से हो गया मार्क्सवाद और ले से हो गया लेनिन। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कभी कभी आता है मालेवाद, यानी मार्क्सवाद और लेनिनवाद दोनों मिला करके हो जाता है मालेवाद। अगला सवाल है महान प्रोलितेरियाई संस्कृति किस देश में हुई थी? राइट आंसर है चीन। अगला सवाल है रोमन साम्राज्य की मुख्य मुद्रा क्या थी? राइट आंसर है दिनारियस, जो कि चांदी की होती है। अगला सवाल है सेलिडस मुद्रा किस धातु से बनाई जाती थी? इसका राइट आंसर है सोना। दोस्तों आपको बता दें कि रोमन साम्राज्य पूरे 3 महाद्वीप में फैले हुए थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अगला सवाल है रोमन मुद्रा प्रणाली में ऑरियस का मूल्य किसके आधार पर निर्धारित किया जाता था? इसका राइट आंसर है सोने के वजन से। यानी ऑरियस एक मुद्रा होता है दोस्तों, जिसका आधार बनाया जाता है सोना, यानी सोने से उसको तौला जाता था। अगला सवाल है चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है तेमोजिन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।